वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.2.2 पोजीशन टाइम ग्राफ्स। द पोजीशन टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज द चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम। अब जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी किस तरह से टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको इसके बारे में पता चलता है। यू हैव ऑलरेडी प्लॉटेड 2 पोजीशन टाइम ग्राफ्स, फिगर 4.11c एंड 4.12। तो 2 पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। तो वहां से आपने ये तो सीख लिया कि कैसे हम प्लॉट करते हैं। नाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम दीज ग्राफ्स अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ड्रॉ कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया, लेकिन अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया है तो उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। What does the shape of the position time graph indicate about the nature of motion? अब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो शेप है वो मोशन के नेचर के बारे में क्या इंडिकेट करता है? तो ये चीज़ तो ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनना है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वहीं अगर कर्व ऐसे बनना है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी वहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम से बिटवीन 2 इंस्टेंट्स 2 and 3 सेकेंड्स एंड 5 and 6 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इक्वल टाइम इंटरवल ले लेते हैं और उन दोनों टाइम इंटरवल में ये चेक कर लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जैसे एक इंटरवल हमने ले लिया 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का, तो इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है पहले आप ये निकालो। तो 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन है पहले हम ये निकालेंगे। उसके लिए 2 सेकेंड से बिल्कुल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेंगे ग्राफ तक, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट जहाँ पर टाइम हो रहा है 2 सेकेंड, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे टाइम क्या हो रहा है, देख सकते हो 2 सेकेंड हो रहा है। अब इस पॉइंट पे पोजीशन क्या है, तो पोजीशन वाली एक्सिस की तरफ आएंगे, यानी वाई एक्सिस, तो हमको ये मिल गया 40। अब इसी तरह से जो 3 सेकेंड वाला टाइम है यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर चलेंगे तो हमको ग्राफ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो 3 सेकेंड पे पोजीशन क्या हो रही है ये आप देख सकते हो 60। तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड इस टाइम इंटरवल में पोजीशन कितना चेंज हुई, 40 से 60, मतलब 20 मीटर पोजीशन चेंज हुई, दैट इज 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह से दूसरा जो टाइम इंटरवल है यानी 5 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाल लो। तो 5 सेकंड से ऐसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ तक, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे पोजीशन क्या है, 100 मीटर है। इसी तरह से 6 सेकंड वाले टाइम पे पोजीशन क्या होगी, उसके लिए 6 सेकंड से हम परपेंडिकुलर बिल्कुल जाएंगे ग्राफ तक, तो हमको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर टाइम है 6 सेकंड। अब इस टाइम पे पोजीशन क्या होगी, तो इस पॉइंट से हम पोजीशन वाली एक्सिस की तरफ आएंगे तो मिलेगा हमको 120। अब 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में ये जो टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का, यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है 100 से 120, यानी यहाँ पर भी 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देख सकते हो 2 इक्वल टाइम इंटरवल हमने लिया, 2 सेकंड से 3 सेकंड और 5 सेकंड से 6 सेकंड, ये दोनों इंटरवल 1 सेकंड का है। तो इस इक्वल इंटरवल में पोजीशन जो चेंज हो रही है वो भी इक्वल है, दैट इज 20 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल, दैट इज 20 मीटर। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मोशन का कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में ही बता सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट होगा। तो ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का है। अब सेकंड वाला देखो, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम से 4 to 6 सेकेंड एंड 10 to 12 सेकेंड। इस वाले ग्राफ में भी हम इक्वल इंटरवल ले लेते हैं, एक 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच वाला, दूसरा 10 से 12 सेकेंड के बीच वाला। तो 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, 4 सेकेंड से ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगे, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, मतलब जहाँ पर ही ग्राफ को टच कर रहा है वहाँ देख लो पोजीशन क्या है, तो है 5 मीटर। इसी तरह से 6 सेकेंड वाले टाइम पे पोजीशन क्या है, तो ये ग्राफ को टच किया, अब यहाँ पोजीशन देख लो, आ जाएगा 10 मीटर। तो पोजीशन कितना चेंज हुई, 10 - 5, दैट इज़ 5 मीटर चेंज हुई इस 4 से 6 सेकेंड यानी 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में। अब इसी तरह से 10 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, तो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ ये ग्राफ को टच करेगा वो पॉइंट हमको मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पे पोजीशन क्या है, तो ये है 25। 12 सेकेंड पे इसी तरह से देख लो, पोजीशन है 35, तो 25 से 35 यानी यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है 10 मीटर। तो 4 से 6 सेकेंड ये जो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर। वहीं 10 से 12 सेकेंड ये भी 2 सेकेंड का ही इंटरवल है, यानी दोनों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर का हो रहा है, मतलब इक्वल नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट आर इंक्रीजिंग, इक्वल नहीं है बल्कि इंक्रीज कर रहा है। पहले ये सिर्फ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था,
लेकिन आगे चल के उतने ही इंटरवल में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले उतने ही टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बाद में उतने ही टाइम इंटरवल में, दैट इज 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। पहले 5 हो रहा था, अब 10 मीटर हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इस ग्राफ को हम देख के कह सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, चेंजिंग वेलोसिटी का, यानी यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज होने में भी क्या, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई, ये ग्राफ ऐसे आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया जाए बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो है नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है। इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो आपको क्या करना है, दो इंटरवल दो अलग अलग जगह ले लो। जैसे यहाँ 4 to 6 ले लिया, 10 to 12 ले लिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि 2 और 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले लेते हैं और हम ले लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे 2 पे ये वैल्यू आपको मिलेगी और 4 सेकेंड पे ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी तरह से 8 सेकेंड पे कितना हो रहा है, ये सीधा जाओ इस पॉइंट पे और यहाँ आपको ये 16 मीटर वाली पोजीशन है। इसी तरह से 10 सेकेंड पे पोजीशन है 25। तो 16 से 25 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 मीटर का। तो 2 से 4 सेकेंड ये भी 2 सेकेंड का इंटरवल है, 8 से 10 सेकेंड ये भी 2 सेकेंड का इंटरवल है। लेकिन आप देख सकते हो पहले जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर हो रहा था, बाद में ये 9 मीटर हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तभी उतने ही टाइम में वो ज़्यादा दूर जा पाया है। तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का है। As we can see in figure 4.13a, a straight line position time graph indicates that the object is moving with a constant velocity. अब जैसा कि आप ए वाली फिगर में देख सकते हो कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है तो वहां से ये इंडिकेट होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड, अ कर्व्ड पोजीशन टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 4.13b indicates that the velocity is not constant and thus the object is in accelerated motion. वहीं बी वाला जो ग्राफ है वो कैसा है, कर्व्ड है, तो वहां से हमको ये इंडिकेट हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही तो एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करनी होती है तो कहते हैं ना एक्सेलेटर लो, एक्सेलेटर लेने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। और अगर धीरे करना हो तो डी एक्सेलरेट कर दें, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो कैसा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। विच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ हमको दिया है तो वहां से क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम हर एक टाइम पे जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो बता सकते हैं। ये सारा आपको मैंने निकाल के दिखाया था कि भाई इस टाइम पे क्या पोजीशन होगी, हम कैसे निकालते हैं। डज द ग्राफ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एज वेल। क्या कोई और फिजिकल क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन भी हमको ग्राफ से मिलेगी। इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ग्राफ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ से। हाउ कैन यू डू दैट, लेकिन ये कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्टिविटी 4.4 लेट अस कैलकुलेट। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका एक पार्ट हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, बस इतना पार्ट कंसीडर करते हैं कि इस पार्ट में क्या वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ए मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं बी। तो ए से लेके बी तक एवरेज वेलोसिटी क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ए और बी पे टाइम क्या हो रहा है, अगर हमको ये पता चल जाए तो टाइम इंटरवल मिल जाएगा। इसी तरह से इन दोनों पॉइंट पे पोजीशन क्या है ये पता चल जाए तो पोजीशन का डिफरेंस पता चल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी यही तो होती है, चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये इस तरह से एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ए वाले पॉइंट से पोजीशन एक्सिस की तरफ जाएंगे तो पोजीशन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसी तरह से इस ए वाले पॉइंट से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये ऐसे हमारी लाइन बनेगी। अब ये वाली लाइन क्यों ड्रॉ की, क्योंकि हम टाइम एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से हमको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए पे टाइम और पोजीशन क्या है हमको पता चल गया कि ए पे पोजीशन है 40 मीटर और टाइम हो रहा है 2 सेकेंड। इसी तरह से बी का भी करना है कि बी से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे
जो जाएगी पोजीशन एक्सिस तक, तो यहाँ से पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। और इस बी वाले पॉइंट से एक लाइन हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करें तो ये लाइन एक्स एक्सिस तक जाएगी, यानी हमको यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी कि बी वाले पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या है। अब ये ए से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इधर की तरफ, यानी ये ऐसे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं सी। ए वाले पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम S1 मान लेते हैं, क्योंकि एक जनरल रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि पोजीशन की कोई भी वैल्यूज़ दी हो, टाइम की कोई भी वैल्यूज़ दी हो, तो उसके लिए हमारा रिलेशन क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर S1 की वैल्यू 40 होगी, लेकिन जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम पोजीशन को S से शो कर देते हैं कि ए वाले पॉइंट पे जो पोजीशन है वो S1 है, बी वाले पॉइंट पे जो पोजीशन है वो S2 है। इसी तरह ए वाले पॉइंट पे जो टाइम हो रहा है उसको हम T1 मान लेते हैं, और बी वाले पॉइंट पे जो टाइम हो रहा है उसको T2 मान लेते हैं। अब इस ट्राइंगल का जो साइड BC है और AC, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो BC है वो एकदम वर्टिकल है, और वर्टिकल एक्सिस पे यानी वाई एक्सिस पे हमारी पोजीशन की वैल्यू है। तो बी पे जो पोजीशन है वो S2 है, सी पे पोजीशन है S1। तो बेसिकली जो BC है वो चेंज इन पोजीशन बता रहा है कि S2 और S1 के बीच में पोजीशन कितना चेंज हुई, यानी BC क्या है, चेंज इन पोजीशन विच इज S2 माइनस S1। इसी तरह से आप बताओ AC क्या है। तो AC बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस, जहाँ पर हमने टाइम प्लॉट किया है। मतलब AC क्या बताएगा, टाइम में कितना डिफरेंस है, टाइम में कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि AC पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी टाइम की है। तो यहाँ से टाइम में कितना चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो AC इक्वल होगा चेंज इन टाइम के। तो A पे टाइम है T1 और C पे है टाइम T2। तो A से C के बीच में टाइम कितना चेंज हुआ, T1 से T2। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टाइम है T2, इनिशियल टाइम था यानी स्टार्टिंग का टाइम था T1, तो T2 माइनस T1। यहाँ से हमको AC की वैल्यू मिल जाएगी जो कि बेसिकली चेंज इन टाइम है। अब याद करो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब टाइम इंटरवल। तो बस वही हम कर देंगे, S2 माइनस S1 ये चेंज इन पोजीशन हो गया, और टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1। अच्छा, S2 माइनस S1 क्या है, BC है। T2 माइनस T1 क्या है, AC है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। या हम ऐसा कह सकते हैं कि BC डिवाइडेड बाई AC। अब ग्राफ से हमको S1, S2, T1, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। S1 क्या है, 40 है। S2 क्या है, 80 है। T1 पे टाइम क्या है, 2 सेकेंड। T2 पे टाइम है 4 सेकेंड। जस्ट वैल्यू पुट कर दो तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी S2 दैट इज 80 मीटर माइनस 40 मीटर डिवाइडेड बाई T2 पे टाइम है 4 सेकेंड माइनस T1 पे टाइम है 2 सेकेंड। 40 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड, 2 1 ज़ा 2, तो आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ग्राफ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी का है, मतलब पूरे टाइम यही वेलोसिटी रहेगी। तो ये देखो 20 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ गई ना वेलोसिटी की। फ्रॉम अ पोजीशन टाइम ग्राफ बाय फाइंडिंग द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम यू कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी बाय यूजिंग इक्वेशन 4.2a। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे अगर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर ली तो वहाँ से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको इक्वेशन 4.2a में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है उसका यूज़ करके। Geometrically, BC upon CA is called the slope of line AB connecting initial position A and final position B in figure 4.14। अच्छा, ये जो BC upon CA है, ये ऊपर देख सकते हो BC upon CA, इससे हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो इस BC upon CA को हम कहते हैं कि ये AB वाली लाइन का स्लोप है। ये ऊपर फिगर में देखो, ये है आपकी लाइन AB। इसका अगर आपसे स्लोप पूछ लिया जाए कि बताओ AB वाली लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप यानी ढाल, ढलान। ये ऐसे आपको दिख रहा है ना तिरछा, तो जैसे कोई बॉल आपने यहाँ पर रख दिया तो लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है, कुछ ढलान है। तो ये जो AB वाली लाइन है इसका अगर आपसे स्लोप पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे। ये जो वर्टिकल वाली लाइन है दैट इज BC डिवाइडेड बाई ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है AC, ये कर दोगे तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो स्लोप है वो बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू आपको देता है। तो अगर आपसे ये कह दिया जाए कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालो या आपसे कह दिया जाए कि स्लोप निकालो, तो बात वही है, जो स्लोप है वही वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। ये देखो BC अपॉन CA, इससे आपको वेलोसिटी मिलेगी, और BC अपॉन CA ये स्लोप है लाइन AB का। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अब जो लाइन का स्लोप है
वो लाइन की स्टीपनेस है। स्टीपनेस का मतलब होता है कितनी खड़ी है वो लाइन। जैसे अगर एक लाइन मैं ये ड्रॉ करूँ, इसका नाम रख देते हैं लाइन L, और एक लाइन ये है, इसका नाम है लाइन M। तो आप मेरे को ये बताओ L और M में कौन सी लाइन ज़्यादा स्टीप है, कौन सी ज़्यादा खड़ी है। मतलब दो तरीके की लाइन होती है ना, ये खड़ी वाली लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है। तो L वाली जो लाइन है वो ज़्यादा स्टीप है। कहते नहीं, आपने सुना होगा कि बड़ी खड़ी चढ़ाई है, मतलब ऐसे ऊपर चढ़ना है, कितना मुश्किल है। वहीं इस M वाली लाइन पे चढ़ना हो तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई है वो कम खड़ी है, कम स्टीप है। तो जिस लाइन का स्लोप जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा उसमें ढलान होगा, वो उतनी ज़्यादा स्टीप होगी, मतलब उतनी ज़्यादा खड़ी होगी। तो L वाली लाइन का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, देख सकते हो ज़्यादा ढलान है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा खड़ी है। वही M वाली लाइन की जो स्टीपनेस है वो कम है, इसीलिए इसका जो स्लोप है वो भी कम है। द स्लोप ऑफ अ ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी शोन ऑन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस। अब किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे है वो किस रेट से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे है। अब इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से एक एक चीज़ इसकी समझ लो, कहाँ कन्फ्यूज़न आता है, कहाँ पर गलती हो जाती है, ये सारी चीज़ हम देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो स्लोप है ग्राफ का वो इन्फॉर्मेशन देता है रेट ऑफ चेंज की उस क्वांटिटी की जो वाई एक्सिस पे है विद रिस्पेक्ट टू वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे है। तो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब एक्स और वाई एक्सिस पे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप रख सकते हो, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर, मास, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, दुनिया की कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी आप एक्स और वाई एक्सिस पे रख सकते हो। मतलब एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, दूसरी वाई एक्सिस पे। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी ग्राफ हमको दे दिया जाए और उसका स्लोप पूछा जाए तो हम क्या निकालेंगे, वो स्लोप होता क्या है। अब इस पे एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से। आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने रैंडमली यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो ग्राफ बना है इसका आप स्लोप बताओ। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं ए और एक इधर ले लेते हैं पॉइंट बी। अगर एक लाइन मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसी तरह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये दोनों लाइन जहाँ मिलेगी उस पॉइंट का नाम रख देते हैं सी। तो ए बी सी ये ट्राइंगल बन गया। अब स्लोप कैसे निकलता है, अभी हमने स्लोप का फॉर्मूला देखा था कि ये जो वर्टिकल वाली डिस्टेंस है दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ये जो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस है दैट इज ए सी। इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो स्लोप आपको मिल जाएगा। अब जैसे ए वाले पॉइंट पे अगर x की वैल्यू हम देखें तो ऐसे मान लो यहाँ पर कोई x बन रहा होगा, इसी तरह से इस ए वाले पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ y1 है। बी वाले पॉइंट का देखो, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मान लो कोई x2 है, इसी तरह से इस बी वाले पॉइंट पे y की वैल्यू की बात कर लें तो सीधा हम जाएंगे y एक्सिस पे। तो यहाँ जैसे हमको y2 मिल रहा है तो स्लोप की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बी सी, मतलब बी से लेके सी तक, या हम कह सकते हैं y2 से y1 इसके बीच का गैप। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई ए सी है। ए सी मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी x1 से लेके x2 इसके बीच का गैप। तो इसके बीच का गैप कैसे निकालें, x2 माइनस x1 करके। तो x2 माइनस x1 ये है स्लोप। अब यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसी की वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर आ जाएगी। जैसे अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं तो जैसे हम ये ग्राफ बना देते हैं। अब इस पे दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए वाले पॉइंट पे टाइम की कुछ वैल्यू होगी t1, इसी तरह से ए वाले पॉइंट पे पोजीशन की कुछ वैल्यू होगी s1, इसी तरह से बी वाले पॉइंट पे टाइम की वैल्यू है t2 और पोजीशन की वैल्यू है s2। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया बस इसी के अंदर इसकी जो क्वांटिटीज़ है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पर y एक्सिस पे पोजीशन है तो y2 और y1 की जगह s2 और s1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई फिर x2 माइनस x1 करना है। x एक्सिस पे हमने क्या रखा है, टाइम रखा है ना, तो यहाँ हो जाएगा t2 माइनस t1, s2 माइनस s1 यानी चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 यानी चेंज इन टाइम दैट इज टाइम इंटरवल। ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप हमको वेलोसिटी देगा। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमको क्या बता रहा है कि वो क्वांटिटी जो y एक्सिस पे है, अब यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, पोजीशन है, वो उस क्वांटिटी जो x एक्सिस पे है, यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको ये बताएगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है,
कम चेंज हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है, कितना चेंज हो रही है, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी की वैल्यू हमको देता है। अच्छा, ये बात याद रखना कि सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, तो आपने कह दिया वेलोसिटी। गलत है, स्लोप वेलोसिटी नहीं बताता। सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसकी वैल्यू वेलोसिटी के इक्वल होती है। जैसे अगर एक मैं ग्राफ यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम रख देते हैं वॉल्यूम को और यहाँ रख देते हैं प्रेशर को, और जैसे मान लो ये ऐसा हमने एक ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा, वो क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे है। कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर है, विद रिस्पेक्ट टू वो क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस पे है, दैट इज वॉल्यूम। तो ये जो ग्राफ बना है वो हमको ये बता रहा है कि वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई बैलून फुला रहे हो, तो जब बैलून में एयर ब्लो करते हो, फूंक मारते हो, तो बैलून का साइज बड़ा होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। उस वॉल्यूम के इंक्रीज के साथ साथ उस बैलून के अंदर का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता है। तो अगर उस बैलून का हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको ये बताएगा कि प्रेशर किस तरह से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है। रेडी टू गो बियॉन्ड, फॉर द केस ऑफ अ कर्व द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिकली फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे अलग अलग टाइम पे क्या पोजीशन है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन और टाइम हम निकाल लेंगे तो वहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारा ग्राफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वहाँ भी अलग अलग इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। मतलब इसी पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे क्या वेलोसिटी है। यू विल लर्न हाउ टू डू इट इन हायर ग्रेड्स। अब कैसे निकालते हैं इसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। एग्जाम्पल 4.6, What does the graph shown in figure 4.15 indicate about the nature of motion of the vehicle? अब ये जो ग्राफ है वो व्हीकल के नेचर ऑफ मोशन के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब कैसा मोशन हो रहा है, क्या आप बता सकते हो? तो ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। अच्छा, ये बताओ 0 सेकंड वाले टाइम पे पोजीशन क्या है? तो 0 सेकंड में पोजीशन है 40 मीटर। 1 सेकंड पे क्या पोजीशन है? तो 1 सेकंड से अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी पोजीशन 40 मीटर। इसी तरह से 2 सेकंड पे क्या पोजीशन है? तो 2 सेकंड पे ऐसे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ तक तो हमको पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट की पोजीशन है 40 मीटर। इसी तरह से 3 सेकंड वाले टाइम पे भी पोजीशन क्या है? 40 मीटर। मतलब 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर टाइम पे जो पोजीशन है वो वही 40 मीटर है। मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या है? वो जो गाड़ी है वो रुकी होगी तभी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है या जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है, रुकी है, मूव नहीं कर रही है, तभी टाइम बीतता चला जा रहा है लेकिन पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही, वही 40 मीटर है। तो इसके आंसर में आप देख सकते हो द पोजीशन ऑफ द व्हीकल इज 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दस द व्हीकल इज एट रेस्ट एट 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो जो गाड़ी है वो ओरिजिन से 40 मीटर दूर रुकी हुई है क्योंकि पोजीशन की वैल्यू है 40 मीटर और वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब 40 मीटर वाली पोजीशन पे वो रेस्ट पे है। A straight line parallel to time axis on a position time graph represent a stationary object। अब एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो पोजीशन टाइम ग्राफ पे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या है? रुका हुआ है। तो ध्यान रखना हम यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग कलाकारी क्या करते हैं, उनको ऐसे ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर है हमारा टाइम और यहाँ पर है वेलोसिटी और ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देख के कुछ कलाकार लोग क्या करेंगे कि अरे ये जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और हमने तो ये पढ़ा भाई टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? स्टेशनरी होगा, रुका होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि ये रेस्ट पे है वैसे ही हो जाएगा काम तमाम, क्योंकि आपको मिलेगा 0 अंडा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है बल्कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये जो कंडीशन बताई जा रही है वो पोजीशन टाइम ग्राफ की है, इस बात का ध्यान रखना। और लाइन किसके पैरेलल हो? टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। यहाँ पर है हमारी पोजीशन और यहाँ पर है टाइम। एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बताओ ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है? अब आप सोचोगे बुक में जो हमारे ग्राफ दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ तो ये ग्राफ ऐसे बनना है, क्या मतलब? तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है जहाँ पर जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब टाइम हमने वाई एक्सिस पे ले लिया तो उससे क्या मतलब है?
हमने ये देख लिया कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये जो ग्राफ है वो उस ऑब्जेक्ट का है जो कि रेस्ट पे है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। कैसे बताया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ टाइम हमने वाई पे लिया है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। इन दिस केस द पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, इस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर टाइम जीरो पे पोजीशन जीरो है तब तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो जब टाइम जीरो हो रहा है तो पोजीशन है 40 मीटर, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये सेम नहीं होगा। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? तो इसी ग्राफ की वैल्यू का यूज़ करके अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो आप ऐसे देखो कि जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? भाई ऑब्जेक्ट तो 40 मीटर वाली पोजीशन पे खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, वो तो मूव किया ही नहीं। अब जब मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस की वैल्यू भी जीरो है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमारा स्ट्रेट आ रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रुका हुआ है। तो जब टाइम होगा 1 सेकेंड तो उस समय भी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी जीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है ना। तो 1 सेकेंड में भी डिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, 2 सेकेंड में भी डिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी, 3 सेकेंड, मतलब टाइम बीतता जा रहा है, ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो है। तो हमारा ग्राफ ये ऐसे बनेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, यानी टाइम वाली एक्सिस पे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बनेगा। एग्जाम्पल 4.7 द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर गिवन इन फिगर 4.16a। तो दो ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम ग्राफ आपको दिया है। विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज हायर? किस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हायर होगा, ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो एक ग्राफ आपको ऑब्जेक्ट ए का दिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी का दिया हुआ है। इन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है, ये बताना है किसकी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हमको दिया नहीं है तो उसकी तो बात कर नहीं सकते। एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, उस टाइम इंटरवल में दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ए ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ऑब्जेक्ट बी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। फिर जिसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया होगा उसी टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कि भाई उतने ही टाइम में जो ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, मतलब इसने ज़्यादा दूरी तय कर ली, उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना। तो चलो एक टाइम हम ये ले लेते हैं, दूसरा टाइम ये ले लेते हैं, मतलब हमारा टाइम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको हम टी टाइम मान लेते हैं कि ये टाइम इंटरवल टी है। इस बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो ऐसे ऊपर चलेंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, मतलब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ये है। इसी तरह से जो बाद वाला टाइम है वहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। इस पॉइंट पे पोजीशन ये हो गई, मतलब इस टाइम इंटरवल में ए वाले ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, जैसे इसको हम D1 मान लेते हैं, D1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इसी तरह से इसी टाइम इंटरवल में हम ऑब्जेक्ट बी का भी देख लेते हैं कि जो इनिशियल वाला टाइम है उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको ये मिलेगी। इसी तरह से जो फाइनल वाला टाइम है उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, मतलब ये पॉइंट हमको मिला, अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है वो ये है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम D2 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो उसी टाइम इंटरवल T में ऑब्जेक्ट ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो D1 है जो कि कम है, और उसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा आ रहा है, दैट इज D2 ज़्यादा आ रहा है। यही चीज़ आपको राइट साइड वाले फिगर में शो की है। तो आंसर में क्या बता रहा है, बाई मेकिंग लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.16b इट इज फाउंड दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज मोर देन ऑब्जेक्ट ए फॉर द सेम टाइम इंटरवल। हमने क्या किया, इनिशियल वाले टाइम से एक लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस के पैरेलल, इसी तरह से फाइनल वाला जो टाइम है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की टाइम एक्सिस के पैरेलल। वहाँ से हमको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट ए की जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है उसके बीच का गैप मिल गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी का जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन उसके बीच का गैप हमको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन टाइम इंटरवल टी, और ये पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन टाइम इंटरवल टी। तो उसी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट बी का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन बी इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ लाइन ए। अब इसको हम डायरेक्टली देख सकते थे, इतना पूरा ड्रॉ करके कहानी बनाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल ये देख लो कि यार ये जो ए वाली लाइन है और बी वाली लाइन, इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा स्टीपर है, यानी ज़्यादा खड़ा है। तो आप देख सकते हो ए वाला तो ऐसे है लेकिन बी वाला ज़्यादा खड़ा है, मतलब बी का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, दस द वेलोसिटी ऑफ बी इज़ हायर देन दैट ऑफ ए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बी की जो वेलोसिटी है वो ए से ज़्यादा होगी। तो अब आगे कहीं पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का
आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो और आपको ये बताना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो टाइम इंटरवल लेके सबका डिस्प्लेसमेंट निकाल के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देख लो किसका स्लोप ज़्यादा है, मतलब किसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा खड़ा है। जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, सिंपल बात। तो यहाँ आके पोजीशन टाइम ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।